हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर फंडामेंटल राइट को पढ़ना शुरू किया था और मूल अधिकारों के बारे में एक सामान्य जानकारी यानी फंडामेंटल राइट के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, चाहे वो वन लाइनर हो चाहे वो कंसेप्चुअल हो, हमने उनको कवर किया था। हम लोगों ने अपने इस टॉपिक को इस तरीके से बांटा था कि सबसे पहले मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट पर बात करेंगे, बैकग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, अर्थ, पृष्ठभूमि, सामान्य जानकारी। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर फंडामेंटल राइट। मूल अधिकारों के लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं उस पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने ये कल पढ़ लिया था कि हमारे संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसमें फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक है। वर्तमान में फंडामेंटल राइट को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 कैटेगरी थी। पहले संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इकोनॉमिकल जस्टिस आर्थिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से हमने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। यह आप लोगों ने कल पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि मूल अधिकार के 6 वर्ग इस प्रकार है। यानी जब हम कहते हैं कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक है। आर्टिकल 14 टू 18 में क्या है? राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 से लेकर 22 में राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 23, 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 25 से 28 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल 29 और 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। लेकिन 12, 13 में क्या है? आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 32 के बाद 33, 34, 35 में क्या है? और यहां पर जो बीच में आर्टिकल 31 होता था, आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था, जिसे हमने 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया। लेकिन आर्टिकल 31 में 3 नए आर्टिकल हैं, 31A, B, C। उसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 से 32 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, यानी आप इसको तो छोड़ ही नहीं सकते कि आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक क्या है, ये छोड़ नहीं सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको 12, 13, 31A, B, C, 33, 34, 35 को समझना सबसे पहले जरूरी है। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन बताता है, राज्य की परिभाषा बताता है। देखिए, जब हमारे सामने राज्य शब्द आता है, स्टेट आता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हमारा खुद का स्टेट आता है कि मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित हूं, मैं बिहार राज्य का हूं, मैं हरियाणा राज्य का हूं, मैं मध्य प्रदेश राज्य का हूं, मैं राजस्थान राज्य का हूं, या मैं अन्य किसी राज्य का। सबसे पहले जब हम राज्य की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है। लेकिन यहां पर जिस स्टेट की बात की गई है वो वर्तमान राज्य से नहीं है। दूसरी बात, यहां पर हम लोग जिस स्टेट की बात कर रहे हैं, इस स्टेट को हम लोग फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के कंटेक्स्ट में ही पढ़ते हैं। जब हम संविधान के भाग 6 की बात करते हैं, पार्ट 6, तो वो भी स्टेट है, लेकिन वो राज्य अलग है, यानी जो हमारे राज्य हैं उनसे संबंधित है।
पॉलिटिकल साइंस के अनुसार स्टेट क्या होता है? राजनीति विज्ञान के अनुसार राज्य जहां भूभाग हो, जनसंख्या हो, संप्रभुता हो, शासन व्यवस्था हो, लैंड हो, पॉपुलेशन हो, सॉवरेनिटी हो और गवर्नेंस हो। पॉलिटिकल साइंस के अनुसार, राजनीति विज्ञान के अनुसार स्टेट का मतलब ये 4 एलिमेंट होते हैं। अगर इन चारों में से कोई एक भी नहीं है तो हम उसे स्टेट नहीं मानते। और वहीं दूसरा स्टेट कौन सा है? जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं, जिस स्टेट में हमारा जन्म हुआ है। लेकिन ये जो हम लोग स्टेट की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, इस स्टेट की डेफिनेशन का कंटेक्स्ट केवल संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार और संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो स्टेट शब्द है उसकी डेफिनेशन भी यही है। और आप लोगों ने आर्टिकल 36 में भी पढ़ा था कि यहां पर राज्य का अर्थ उसी राज्य से है जो कि आर्टिकल 12 में बताया गया है। आर्टिकल 12 के अनुसार स्टेट की क्या डेफिनेशन है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल बॉडीज, सभी प्रकार के स्थानीय निकाय, पंचायतें, नगरपालिकाएं और अन्य निकाय। भारत सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल और सभी प्रकार की स्थानीय निकाय, यानी आप ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, इन दोनों को स्टेट माना गया है। क्या न्यायपालिका, जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती? 2 कारण है। पहला, हमें जो मूल अधिकार मिलते हैं, हमें जो फंडामेंटल राइट मिलते हैं, उसमें अधिकांश मूल अधिकार, मैक्सिमम फंडामेंटल राइट हमें राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। इसका मतलब राज्य कानून बनाकर हमारे मूल अधिकारों को नहीं छीन सकता। अगर राज्य मूल अधिकारों को छीनता है तो हम कहां जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। आर्टिकल 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के जरिए हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाध्यकारी है। तो इसलिए जुडिशरी यानी न्यायपालिका स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती। स्टेट की डेफिनेशन में क्या आता है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, क्योंकि सरकार और विधायिका को ही कानून बनाना, आदेश देना, कानून को लागू करना, इन सबकी जिम्मेदारी होती है। हालांकि कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो हमें निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी मिलते हैं। आपने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो हमें स्टेट के विरुद्ध मिलते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो हमें निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी मिलते हैं। अब यहां पर ये जो शब्द लिखा है अन्य निकाय, इस बात को लेकर सारा बवाल है कि अन्य निकाय का मतलब क्या है? कौन कौन से अन्य संगठन हैं जिन्हें स्टेट माना जाए? तो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था 1981 में, अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें भारत सरकार या राज्य सरकार की इक्विटी यानी अंशधारिता, भागीदारी 51% से ज्यादा है, उसे स्टेट माना जाएगा। क्या एनसीईआरटी स्टेट की डेफिनेशन में आता है? क्या बीसीसीआई स्टेट की डेफिनेशन में आता है? क्या एलआईसी स्टेट की डेफिनेशन में आता है? क्या ओएनजीसी स्टेट की डेफिनेशन में आता है? तो ये सब किस बात पर निर्भर करेगा? क्या उन संगठनों में सरकार की इक्विटी यानी सरकार की अंशधारिता, भागीदारी 51% से ज्यादा है? अगर है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा।
क्या अन्य निकायों की कोई सूची है कि हम उसको रट लें और ये तय कर लें कि अरे ये स्टेट है और बाकी सब स्टेट नहीं है? ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बता देता है, जब मामला कोर्ट में जाता है कि ये स्टेट है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में बताता है कि ये स्टेट है, ये स्टेट नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में अगर सरकार की भागीदारी 51% से ज्यादा है तो उसे स्टेट माना जाए। ये किस मामले में कहा गया? अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब के मामले में 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो यहां पर जब हम फंडामेंटल राइट में या डीपीएसपी में बार बार राज्य की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, तो स्टेट का मतलब इससे है भारत सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, लोकल संस्थाएं या ऐसी कोई भी संस्था जो एज ए स्टेट काम करते हैं। न्यायपालिका स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती, और यहां पर ये जो स्टेट की डेफिनेशन है यह केवल पार्ट 3 संविधान के भाग 3 और भाग 4 से ही संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? अंबेडकर साहब तो आर्टिकल 32 को कहते हैं कि आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 32 को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 2 एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो बाकी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देता है, यानी मूल अधिकारों में भी वो सर्वोच्च मूल अधिकार है, सुप्रीम फंडामेंटल राइट है। लेकिन सवाल यह है कि आर्टिकल 13 क्यों इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है? जब आप आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि सबसे पहले आर्टिकल 13 ही पढ़ना चाहिए, बाकी 14 से 32 बाद में पढ़ने चाहिए। तो आर्टिकल 13 में प्रेजेंट के अंदर कुल मिलाकर 4 प्रावधान है, 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस समय आर्टिकल 13 में केवल 3 ही प्रावधान थे, 13(1), 13(2), 13(3). और जो 13(4) है, 13 क्लॉज नंबर 4, वो हमने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से जोड़ा। 13 को समझने से पहले 2 बातें याद रखो। पहला, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 में 3 प्रावधान थे, वर्तमान में 4 हैं। जो चौथा प्रावधान है उसे 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा जोड़ा गया। इतनी बात क्लियर है? अब 13(1), 2, 3, 4 को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्यों ये इतना जरूरी है। सबसे पहले कहा गया है, संविधान के प्रारंभ से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस तक वे इस भाग के प्रावधानों से असंगत है। और लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन shall be void to the extent they are inconsistent with the provision of this part। आसान भाषा में समझाता हूं। 26 जनवरी 1950 से पहले, संविधान के लागू होने से पहले, भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी जो भारत का टेरिटरी है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? स्टेट आते हैं, यूनियन टेरिटरी आता है, अदर एक्वायर्ड एरिया आता है, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अन्य अर्जित क्षेत्र। यानी 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में बहुत सारे कानून बने। तो 26 जनवरी 1950 से पहले जो भारत में कानून बने थे, जो भारत पर लागू थे, उनमें से अगर कोई भी कानून हमारे मूल अधिकारों का यानी भाग 3 का उल्लंघन करता है तो वो 0 होगा। सीधी सी बात है
कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी कानून बने थे जो भारत में लागू हैं, अगर वो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वो क्या होंगे? जीरो होंगे, यानी वो अवैध माने जाएंगे। ये कहता है 13(1), कौन से? संविधान के लागू होने से पहले। अब आते हैं 13(2) पर। 13(2) कहता है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा। यहां पर राज्य का मतलब क्या है? आर्टिकल 12, भारत सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय या ऐसी कोई भी संस्था जो एज ए स्टेट काम करती है। राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा। यहां पर ये जो बार बार विधि शब्द आ रहा है, ये विधि का मतलब केवल कानून नहीं होता। 13(3) में विधि की परिभाषा बताई गई है, तो 13(3) जब आप पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि विधि का मतलब क्या है। क्योंकि जब हम विधि की बात करते हैं तो दिमाग में कानून आता है, और कानून बनाने का अधिकार तो सेंटर में संसद के पास, राज्य में विधानमंडल के पास है। लेकिन राज्य की परिभाषा में भारत सरकार भी आती है, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सब आते हैं। तो यहां पर कहा गया कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है या मूल अधिकारों को कम करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इसका मतलब आर्टिकल 12 में जो राज्य है, अगर वो कोई भी ऐसा कानून बनाता है, अधिनियम बनाता है, एक्ट बनाता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, ऑर्डर जारी करता है, रूल बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है, यानी राज्य अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जो मूल अधिकारों को छीनता है, मूल अधिकारों को कम करता है, तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि कोई कानून में 10 धाराएं हैं, 10 सेक्शन हैं, अगर उस 10 सेक्शन में से केवल एक ही सेक्शन हमारे फंडामेंटल राइट को छीनता है, तो उस एक सेक्शन को हटा दो, 9 को चालू रखो, 9 लागू रहेंगे, एक हट जाएगा। लेकिन अगर वो एक सेक्शन हटने से बाकी के जो 9 सेक्शन हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो पूरे कानून को हटा दो। यह मतलब होता है उल्लंघन की मात्रा तक, जहां तक उल्लंघन कर रहा है वहां तक वो जीरो होगा। अब 13(3) क्या कहता है? विधि की परिभाषा में क्या आएगा? जब यहां पर लिखा था कि संविधान के प्रारंभ से पहले सारी विधियां, राज्य कोई विधि नहीं बनाएगा, तो विधि का मतलब क्या है? विधि का मतलब अध्यादेश भी है, ऑर्डिनेंस भी है, आदेश भी है, ऑर्डर भी है, उपविधि बाय लॉ भी है, रूल भी है, नियम, विनियम, रेगुलेशन, एक्ट, अधिनियम, रूढ़ी, प्रथा सब है। यानी विधि का मतलब केवल कानून से नहीं होता, विधि का मतलब केवल एक्ट से नहीं होता। 13(3) बताता है कि एक्ट का मतलब रूल, रेगुलेशन, सब लॉज, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूढ़ी, प्रथा, नोटिफिकेशन सबसे होता है। और वहीं 13(4) 24th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल 368 का संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आएगा। तो यहां पर आपको विधि की परिभाषा में संशोधन यानी अमेंडमेंट शब्द नजर नहीं आएगा। तो क्या राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल कोई भी अमेंडमेंट कर, हालांकि अमेंडमेंट करने का अधिकार तो केवल संसद को है, क्या संसद संशोधन कर हमारे मूल अधिकारों को छीन सकती है? क्या संसद संशोधन कर मूल अधिकारों को कम कर सकती है? क्या संसद मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून बना सकती है? बना सकती है, लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू होगा,
उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। अगर न्यायालय ये पाएगा कि वो अमेंडमेंट, वो संशोधन फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। सरकार ने ऐसा क्यों किया कि 13(4) जोड़कर कहा कि संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता? क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि अगर सरकार फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करे और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू ना कर पाए। क्यों ना कर पाए? क्योंकि विधि की परिभाषा में संशोधन नहीं आता और फंडामेंटल राइट को सेफगार्ड विधियों से मिलता है, संशोधन से नहीं मिलता। इसलिए सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने इस अमेंडमेंट को कर 13(4) जोड़ा और 368 में भी जोड़ा। 368(3) उसमें भी यही लिखा है कि संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता। लेकिन केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है कि नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, 13(4) भी वैलिड है और 368(3) भी वैलिड है। लेकिन पार्लियामेंट कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट, स्पेशली बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध हो। यानी पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की पावर है, लेकिन वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, वो मूल ढांचे की सीमाओं से बंधी। अब यहां पर पहला सवाल यह है कि अगर आपसे पूछा जाए न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 137। तो आपको चुनना है आर्टिकल 13। अब सवाल दूसरा आता है कि जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के किस प्रावधान में है? 13(1), 13(2), 13(3), 13(4)। तब आपको चूज करना है 13(2), क्योंकि आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि स्टेट अगर कोई ऐसा लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट को छीनता है, कम करता है, तो वह उल्लंघन की मात्रा तक 0 होगा। इसका मतलब कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द भी नहीं है, लेकिन आर्टिकल 13(2) सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें समझ में आई। नहीं आई तो फिर आपको पता है कैसे पूछना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 13 में 4 प्रिंसिपल अंतर्निहित है। पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, तीसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और चौथा है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवियर। क्या हमने 13(1), 2, 3, 4 में इन 4 प्रिंसिपल को पढ़ा? नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आर्टिकल 13 में ये 4 प्रिंसिपल अंतर्निहित है। एक एक करके पढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या है? 1 मिनट दीजिएगा ना। चलिए, जुडिशियल रिव्यू क्या है? स्टेट अगर कोई लॉ बनाता है, उस लॉ की न्यायालय के द्वारा समीक्षा करना, क्या वो लॉ, क्या वो कानून, क्या वो विधि हमारे मूल अधिकारों या हमारे संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, उसकी जांच करना, इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का जो प्रिंसिपल है वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। ऐसे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, उस केस का नाम था मार्बरी बनाम मेडिसिन वाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने, यानी
यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल को दिया और भारत में जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल अमेरिका की देन है, यानी हमने अमेरिका से अपनाया। दूसरा, पृथक्करण या विच्छेदनीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथक्करण का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में दिया, तो याद रखिएगा A.K. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। पृथक्करणीयता का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट में आया? A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के अंतर्गत आया। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अब पृथक्करण का सिद्धांत है क्या? यह सिद्धांत ये कहता है, मान लीजिए कि कोई एक्ट है, कानून है, मान लेते हैं कि कोई कानून है, ABC कानून, ABC एक्ट है। इस कानून के अंदर टोटल 10 धाराएं हैं, 10 सेक्शन हैं। अब इन 10 सेक्शन में से मान लीजिए कि सेक्शन नंबर 4 हमारे पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। एक लॉ है ABC, इस लॉ के अंदर टोटल 10 सेक्शन हैं, 10 धाराएं हैं। इस 10 धाराओं में से केवल चौथी धारा हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है और इस धारा को अलग करने से, हटा देने से, समाप्त करने से कानून को जीवित रखा जा सकता है, यानी बाकी 9 प्रावधान, 9 धाराएं लागू रह सकती हैं। तो बस एक धारा को हटा दो, पृथक्करण कर दो, अलग कर दो। 10 में से अगर एक धारा मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसको अलग कर दो, बाकी 9 को लागू कर दो। यही है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन या सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो जो चौथा सेक्शन है, अगर हम इसको हटा दें तो बाकी जो 9 सेक्शन है, 9 धाराएं हैं, उनका होना ना होना 0 है। तो फिर पूरे कानून को हटा दो। तब ऐसी परिस्थिति में पूरे कानून को हटा दो। यही कहा गया है। सिद्धांत के अनुसार अधिनियम के वैध भागों को परिवर्तित कर दिया जाता है। जो अवैध भाग है, जो अलग धारा है, जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, उसे अपरिवर्तनीय छोड़ दिया जाता है, अलग कर दो। 10 में से एक धारा उल्लंघन करती है, अलग कर दो, 9 को लागू कर दो। अगर एक धारा को हटाने से 9 धाराओं का कोई मतलब नहीं है तो पूरे कानून को अलग कर दो। इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। और ये जो डॉक्ट्राइन है, प्रिंसिपल है, ये A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में सुप्रीम कोर्ट में आया। ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसे याद रखना है। तीसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत, या फिर इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसे इस तरीके से समझो, मान लीजिए कि ये कोई कानून है, मान लेते हैं कि इस कानून में 8 सेक्शन है। इस कानून में 8 सेक्शन है। कोई कानून है, नागरिकता कानून, सिटीजन एक्ट। इस सिटीजन एक्ट में टोटल 8 सेक्शन है, 8 धाराएं हैं। अब मान लीजिए कि जो कानून है ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, पूरा कानून। तो एक तो तरीका ये है कि हम इस कानून को समाप्त कर दें। दूसरा तरीका है कि कानून को समाप्त ना करें बल्कि ढक दें। जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब होता है तो चांद और पृथ्वी तो होते ही है ना, ग्रहण लग जाता है, ढक देते हैं। ग्रहण हट जाएगा तो दिखने लगेगा।
तो कानून को समाप्त करने की जरूरत नहीं है, कानून को ढक दो, तब तक ढक कर रखो, तब तक लागू मत करो जब तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता तो वो पर्दा हटा दो, कानून लागू हो जाएगा। उल्लंघन करता है तो लागू नहीं रहेगा, उल्लंघन नहीं करेगा तो लागू हो जाएगा। तो कानून को समाप्त करने की जरूरत नहीं है, ये कहता है आच्छादन का सिद्धांत। एक उदाहरण से समझते हैं, बात समझ में आएगी। मान लेते हैं कि अभी सरकार ने ये कहा, मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया कि जो समान लिंग में होमोसेक्सुअल मैरिज होती हैं वो वैलिड है, यानी पुरुष से स्त्री अगर स्त्री से विवाह करती है तो वो वैलिड है। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया कि होमोसेक्सुअल मैरिज इज वैलिड, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि नहीं भाई, ये हमारी सभ्यता हमारे कल्चर के विरुद्ध है, ये कानून फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। मतलब ये धर्म के आधार पर किसी ने कहा कि ये हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, हमारे धार्मिक अधिकारों के विरुद्ध है, हमारे धर्म के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को इनवैलिड करार दे दिया। तो एक तरीका तो यह है कि हम उस कानून को रिपील कर दें, निरसित कर दें, समाप्त कर दें। और दूसरा तरीका यह है कि हम उस कानून को समाप्त ना करें, निरसित ना करें, हम उस कानून को लागू ही ना करें। कानून तो है लेकिन लागू नहीं है। और मान लीजिए कि 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि होमोसेक्सुअल मैरिज, समलैंगिक विवाह वैध हैं, लीगल हैं, फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करते। तो वो जो कानून को हमने लागू नहीं किया, समाप्त तो किया ही नहीं था, लागू भी नहीं किया, अब वो जीवित हो जाएगा। दोबारा से कानून को पास करने की संसद से आवश्यकता है ही नहीं, कानून तो है, पहले लागू नहीं किया था क्योंकि वो वायलेशन कर रहा था, अब वायलेशन नहीं कर रहा तो अब वो कानून लागू हो जाएगा। यह मतलब होता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का। यह सिद्धांत कब आया? यह सिद्धांत आया सुप्रीम कोर्ट के केस भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। अगर आपसे पूछा जाए कि आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट में आया, तो भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में आया। जब ये प्रिंसिपल या ये डॉक्ट्राइन आया था तो ये संविधान के पहले के कानूनों पर आया था। 26 जनवरी 1950 से पहले जो कानून भारत में लागू थे उन कानूनों के संदर्भ में ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स आया था। आगे चलकर एक मामला और हुआ, गुजरात बनाम श्री अंबिका मल मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रिंसिपल है आच्छादन का सिद्धांत, ये संविधान के पहले के कानूनों पर भी लागू होगा और संविधान के लागू होने 1950 के बाद के कानूनों पर भी लागू होगा। तो दो सवाल, पहला, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट में आया? भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स आच्छादन का सिद्धांत यानी ग्रहण का सिद्धांत संविधान के लागू होने से पहले के कानूनों पर होगा। और श्री अंबिकल मामला, गुजरात बनाम श्री अंबिकल मामले में कहा कि यह संविधान के बाद के कानूनों पर भी लागू होगा। कौन सा? आच्छादन का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत किस में आया? A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में आया। चौथा प्रिंसिपल, अधित्याग का सिद्धांत। भारत में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। इसका मतलब होता है, क्या भारत का कोई नागरिक अपने मूल अधिकारों का त्याग कर सकता है? जैसे जीने का अधिकार है तो क्या मरने का अधिकार है? एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे नहीं जीना, मुझे आर्टिकल 21 नहीं चाहिए, मैं मरना चाहता हूं। क्या वो नागरिक भारत में अपने फंडामेंटल राइट का त्याग कर सकता है? नहीं।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में यह सिद्धांत लागू होता है। एक मामला हुआ था बशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का अपनी इच्छा से त्याग नहीं कर सकता। आप नागरिकता छोड़ दीजिए, अब कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप अपने फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं कर सकते। यह इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आर्टिकल 13 में 4 प्रिंसिपल अंतर्निहित हैं। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, पृथक्करण, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। तो आर्टिकल 13 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द फंडामेंटल राइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31A-B-C पर बात करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 31 होता था जिसमें संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार हमारा 7वां अधिकार था। 44 अमेंडमेंट के द्वारा हमने संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा दिया, यानी हमने 31 क्लॉज नंबर 1 और 31 क्लॉज नंबर 2 को हटा दिया। अब हमारे आर्टिकल 31 में 3 नए आर्टिकल हैं, 31A, 31B और 31C। ABC कैपिटल में है, विदाउट ब्रैकेट के हैं, यानी ये 3 नए आर्टिकल हैं। इनका संबंध मूल अधिकारों से नहीं है बल्कि कुछ कानूनों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, और ये तीनों ही आर्टिकल स्टेट वेलफेयर की बात करते हैं, राज्य में कल्याणकारी उद्देश्यों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट को सीमित करने की बात करते हैं। यानी आर्टिकल 31A-B-C फंडामेंटल राइट ना होकर बल्कि फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और स्टेट वेलफेयर की बात करते हैं। अब 31A क्या है? सबसे पहले 31A पहले संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका पर्पस क्या था कि बड़े बड़े जमींदारों से जब जमीनें ली जाती हैं और वो जमींदार कोर्ट में जाते हैं कि संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ, संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो हम उन कानूनों को, उन एग्रीकल्चर लॉज को, उन लैंड रिफॉर्म्स को लागू कर सके। तो इसमें यह प्रावधान किया गया, यदि राज्य एग्रीकल्चर या लैंड रिफॉर्म के लिए किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करता है, एक्वायर करता है, तो उसे न्यायालय में आर्टिकल 14 या 19 का उल्लंघन होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर सरकार बड़े जमींदारों से जमीन लेकर छोटे किसानों को देती है, आजादी के समय की बात है, 1951 की, संविधान लागू हो चुका है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। अगर सरकार बड़े जमींदारों से उनकी जमीन लेकर छोटे किसानों को बांटती है तो बड़े जमींदार सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह मत चिल्लाएं कि हमारे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो गया, हमारे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के नजर में सब बराबर है, उसका वायलेशन हो गया। इसलिए हमने 31A जोड़ा, यानी स्टेट वेलफेयर के नजरिए से। 31B भी हमने पहले संशोधन के द्वारा जोड़ा। इसका कंटेक्स्ट 9 शेड्यूल से है और 9 शेड्यूल में यह कहा गया, ये 31A के साथ ही जोड़ा गया था। इसमें यह कहा गया कि अगर हम किसी के लैंड को एक्वायर करते हैं, उसके कंटेक्स्ट में कोई रूल, रेगुलेशन, कानून, नियम बनाते हैं, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी न्यायालय उन कानूनों की जांच नहीं कर सकता। इसके लिए हम एक नई शेड्यूल जोड़ रहे हैं, 9 शेड्यूल, और जितने भी ऐसे कानून नियम बनेंगे उस सूची में डाले जाएंगे शेड्यूल में, और 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। वर्तमान में हो सकता है, लेकिन जब 9 शेड्यूल जोड़ी गई थी तब नहीं हो सकता था। तो 31A और 31B पहले संशोधन के द्वारा जोड़े गए और दोनों का संबंध स्टेट वेलफेयर से है। बड़े बड़े जमींदारों, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने के पर्पज से जोड़ा गया, ताकि लोग संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होने के आधार पर कोर्ट जाकर सरकार के वेलफेयर पॉलिसी को प्रभावित ना करें। उसके बाद जोड़ा गया 31C। 25वें संशोधन के द्वारा हमने 31C जोड़ा और इसमें हमने कहा कि 39B और C को लागू करने के लिए अगर 14, 19 और 31 का वायलेशन होता है तो उस कानून को, उस पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकता। यानी आपने 39 पढ़ा था, 39 में 6 प्रावधान है।
ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी स्मॉल लेटर के अंदर है। अगर 39 बी और सी को लागू करने के लिए संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन भी होता है, कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन भी होता है, तब भी 39 बी सी का कानून वैलिड रहेगा। यानी पहली बार दो नीति निर्देशक तत्वों को, दो डीपीएसपी को 3 फंडामेंटल राइट के ऊपर प्राथमिकता दी गई, क्योंकि इस समय भी राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। अब आते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 12 हो गया, 13 हो गया, 31 एबीसी हो गया। अब बात करेंगे 33, 34, 35। 33 क्या कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कॉन्फर्ड बाय द पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू द फोर्सेस। यानी आर्टिकल 33, 34, 35 तीनों ही पार्लियामेंट की पावर की बात करता है। आप इसे इस तरीके से समझो, जो लोग हमारी आर्मी में हैं, सेना में हैं, जो लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जो लोग इंटेलिजेंस में काम करते हैं, रॉ, आईबी, क्या इनके पास देश की ऐसी गोपनीय सूचनाएं होती हैं जो अगर लीक हो जाए तो देश तबाह हो सकता है? होती होंगी। क्या एक आम नागरिक की स्वतंत्रता और एक इंटेलिजेंस में रॉ के किसी एजेंट की स्वतंत्रता एक जैसी होती है? आपने बहुत सारी मूवीज में, वेब सीरीज में देखा होगा कि बहुत सारे से रॉ एजेंट होते हैं, आईबी एजेंट होते हैं, जिनके परिवार को भी नहीं पता होता कि ये रॉ में काम कर रहे हैं, ये इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं। क्यों? क्या उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें आर्टिकल 19 की फ्रीडम्स नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 33 ये कहता है कि पार्लियामेंट इन लोगों की फ्रीडम पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। नेशनल इंटरेस्ट में संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, आसूचना संगठन, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारों को सीमित या कुछ स्तर तक युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। It empowers to the parliament to limit or reasonably restrict the fundamental right of armed forces, paramilitary forces, police, intelligence organization, etc. क्यों? क्योंकि इनके पास हमारी कुछ गोपनीय सूचनाएं होती हैं, तो पार्लियामेंट इनके अधिकारों पर कुछ लिमिटेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब आर्टिकल 33 में लिखने से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे, यानी बट दिस डज नॉट मीन दैट दिस आर्टिकल इटसेल्फ विल रिस्ट्रिक्ट एनी राइट। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह अनुच्छेद स्वयं किसी अधिकार को रोक लगाता है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाना पड़ता है। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार देता है। पार्लियामेंट उस कानून से कुछ विशेष लोगों के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। यह है आर्टिकल 33। मैंने कल बताया था, एक होता है रिस्ट्रिक्शन और एक होता है सस्पेंशन, निलंबन। निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार पार्लियामेंट को होता है। आम लोगों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है, लेकिन पार्लियामेंट 33 के माध्यम से कुछ अन्य लोगों के लिए, विशेष लोगों के लिए उनके फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। 34 कहता है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि, ये निधि नहीं है, विधि है, तो इस भाग द्वारा अधिकारों पर निर्बंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन द फोर्स इन द एरिया। देखिए, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट लिस्ट का विषय है, राज्य की ड्यूटी है। कभी राज्य मान लीजिए कि कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहे, तो सेंटर से गुहार लगाते हैं, सेंटर वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज देती है, बीएसएफ के जवान। लेकिन अगर मान लीजिए तब भी कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही, स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा, तब वहां पर कौन आता है? सेना, आर्मी। और जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाता है, सेना का कानून, तो फिर वहां पर पुलिस नहीं होती,
वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई सामान्य न्यायालय नहीं होता, सेना के न्यायालय होते हैं, सेना के कानून होते हैं। और जब भी किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगता है, सेना का कानून लगता है, तब वहां के रहने वाले लोगों के फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, क्योंकि वहां पर हर डिसीजन सेना के कानूनों के अनुसार होता है, सेना के न्यायालयों के अनुसार होता है, मार्शल कोर्ट के अनुसार होता है, क्योंकि वहां पर फिर जनरल कोर्ट, सामान्य न्यायालय काम नहीं करते। अब मार्शल लॉ नॉर्मली लगता नहीं है, लेकिन लगाया जा सकता है, और जिस भी क्षेत्र में लगेगा उस क्षेत्र के नागरिकों के फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेना कानून यानी मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया गया है, केवल यह बताया गया है कि आर्टिकल 34 के जरिए पार्लियामेंट उन क्षेत्रों में जहां सेना का कानून लागू है वहां के लोगों के फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो यह भी क्या है, पार्लियामेंट की पावर है कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने की। अब बात करते हैं आर्टिकल 35। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी भाग 3 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति, कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने और कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन होने की दशा में दंडित करने की संसद की शक्ति। और यह शक्ति केवल पार्लियामेंट के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं। गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट फॉर यूनिफॉर्मिटी इन लॉज throughout the country to give effect certain fundamental rights and to punish in case of their violation. This power, the power to make such laws is only with the parliament, not with the state legislature. यानी आर्टिकल 35 ये कहता है कि भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको लागू करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका वायलेशन होने पर दंड देने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, और यह पावर केवल पार्लियामेंट के पास होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होती। जैसे कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की संसद की शक्ति, आर्टिकल 16 में कहा गया है कि किसी भी राज्य की भर्तियों में डोमिसाइल निवास संबंधी शर्त नहीं होगी, लेकिन आर्टिकल 16 पार्लियामेंट को यह राइट देता है कि वो किसी स्टेट में डोमिसाइल की शर्त रख सकती है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, लेकिन जब आप आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 32 में 4 प्रावधान है, 32(1), 32(2), 32(3), 32(4). 32(3) ये कहता है, आर्टिकल 32 क्लॉज नंबर 3 ये कहता है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। तो यह भी क्या है, पार्लियामेंट की पावर है फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करने की। आर्टिकल 33-34 अभी आपने पढ़ा, रिस्ट्रिक्शन लगाने की। इसके अलावा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर दंडित देने की शक्ति। आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत नहीं होगा, कोई छुआछूत करता है तो अपराध होगा, कानून के अनुसार दंडनीय होगा। कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। कैसे बनाया, आर्टिकल 35 के जरिए बनाया। आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, बेगार नहीं होगा, फ्री में काम नहीं होगा, बलाश्रम फोर्स लेबर नहीं होगा, कोई भी करेगा अपराध होगा, कानून के अनुसार दंडनीय होगा। कानून कौन बनाएगा, केवल संसद बनाएगी। तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर पार्लियामेंट को दंड देने के लिए कानून बनाने की शक्ति भी आर्टिकल 35 में मेंशन की गई है। ठीक, तो यहां पर आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आर्टिकल 12, 13, 31A, B, C, 33, 34, 35, ये सारे वो आर्टिकल हैं जिसको सामान्यतः बच्चे भी और टीचर भी छोड़ देते हैं, लेकिन इससे एग्जाम में अगर सवाल आ गया तो फिर बच्चों से बनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सब फोकस किस पे करते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 32। हम भी पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से 32, लेकिन कल। आज के लेक्चर में मैंने वो चीजें पढ़ाई और इससे पहले के इंट्रोडक्शन में वो पढ़ाया जो सामान्यतः छोड़ दिया जाता है, लेकिन जरूरी होता है
हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।